सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे प्रायोरिटी 3 के बारे में। अगर तुमने प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2 वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लेना। अच्छा, ये प्रायोरिटी क्या है पहले वो बात कर लेते हैं। जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे होंगे उनको नहीं पता होगा कि प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 तुम्हारी एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं अलग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, जिसमें तुमको कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रायोरिटी तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगर तुम्हारा डिसेंट लेवल प्रायोरिटी 1 पूरा हो गया, उसके बाद तुम प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स पे आ सकते हो। उसके बाद प्रायोरिटी 2 भी खत्म हो गया तो उसके बाद तुम प्रायोरिटी 3 वाले चैप्टर्स को देख सकते हो, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जिनको शायद सबसे कम मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, या फिर ये इनके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कम मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। इसमें ज्यादा इनपुट है और आउटपुट कम है। तो प्रायोरिटी 1 में वो चैप्टर्स इंक्लूड किए जिसमें इनपुट भी कम हो और आउटपुट ज्यादा हो, या तो आउटपुट ज्यादा हो इनपुट भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। प्रायोरिटी 1 में वो चैप्टर्स हैं। प्रायोरिटी 2 में तुम्हारे डिसेंट लेवल चैप्टर्स हैं। प्रायोरिटी 3 में तुम ऐसा सोच सकते हो कि इनको इनके मार्क्स भी कम है और इसमें एफर्ट्स भी थोड़ा ज्यादा है, ऐसे चैप्टर्स हैं। ठीक है, बट सारे चैप्टर्स ऐसे नहीं है जिनके अंदर एफर्ट ज्यादा है। कुछ चैप्टर्स इजी हैं जो तुम कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं तुम्हारे पहले सेक्शन की, दैट इज योर फिजिक्स। फिजिक्स में हम बात करें तो तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी दोनों थोड़े इजी लेवल पे देखने मिल जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट अगर तुमको समझ आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, तो तुम इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। बट तुम्हारा मेन फोकस इन चैप्टर्स पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि विदाउट ऑप्शन ये सिर्फ 4 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं एंड विद ऑप्शन भी ये सिर्फ 6 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुमको 4 या 5 मतलब समझ लो एक आध मार्क का कुछ या 2 मार्क का कुछ आ गया वैसा टाइप में पूछ रहे हैं, या फिर 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लिया वैसा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स तुम कर सकते हो मगर तुम्हारा मैग्नेटिज्म थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और विद ऑप्शंस ये सारे चैप्टर्स 6 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स थोड़ा तुम कह सकते हो कि डिफिकल्ट लेवल पे भी है। अगर बच्चों को वेव्स, ऑसिलेशन ये सब समझ नहीं आता तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे उनको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल थिंकिंग है। क्योंकि काफी सारे बच्चों को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स डिफिकल्ट लगता है। तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इसका। पीवाईक्यूज में देख लेना कि कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। अगर तुमको चाहिए कि तुमको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कौन से कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, तो तुम वो भी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से रेपिटेटिव पीवाईक्यूज आ रहे हैं जो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल्सो अगर तुम अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आई विल बी प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल जहां से तुम पढ़ के अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये थोड़ी डिफिकल्ट तो नहीं है, अगर तुम समझ सकते हो तो ईजी है, बट इनका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे भी आता है एंड 4 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, तो नॉट दैट वर्थ इट। ठीक है, अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है तो तुमको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि तुम कैसे कैसे पढ़ सकते हो। तो तुम ऐसे अपने चैप्टर्स को बाइफरकेट कर सकते हो कि मैं सबसे पहले प्रायोरिटी 1 कर रहा हूँ, प्रायोरिटी 2, फिर प्रायोरिटी 3 में भी क्या क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मुझे लास्ट में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे ध्यान दे रहा है। अगर तुम ये 4 चैप्टर्स करते हो तो अगेन तुमको विद ऑप्शन ये 24 मार्क के लिए देखने मिल जाते हैं। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फिजिक्स वाला पार्ट। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में तुम्हारा सॉलिड स्टेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सॉलिड स्टेट अगर तुम करना चाहो तो ठीक है, 3 से 5 मार्क के लिए सॉलिड स्टेट पूछा जा रहा है। और अप्लाइड केमिस्ट्री में अगर थोड़ा आए हम तो बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, या तो तुम इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हो, अप्लाइड केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर्स भी बोलते हैं हमको, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, सो सॉलिड स्टेट अगेन तुम्हारा थोड़ा ऐसा चैप्टर है कि तुमको अगर समझ आ रहा है, ठीक है, वॉइड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो तुम आराम से कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट सॉलिड स्टेट नहीं है। अगर सॉलिड स्टेट करने में टाइम पूछा जाए कितना लगेगा, तो मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे के अंदर तुम्हारा सॉलिड स्टेट अच्छे लेवल से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तुम बोर्ड्स लेवल पे तो आराम से 6 घंटे के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो सॉलिड स्टेट को। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और ग्रीन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरा एक बहुत सॉलिड पॉइंट है और वो हमेशा से रहा है और आगे भी यही रहेगा। तुमको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है ढंग से और तुमको चाहिए कि तुमको वो चीज याद रहे, तो तुमको हर दिन, एवरी डे यू हैव टू वेक अप एंड स्टार्ट रीडिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एटलीस्ट 1 आवर। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम पकड़ लो 1 घंटा तुमको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें तुमको पेंसिल के साथ मार्क करते हुए चलते रहना है। तुमको साथ में समझने की भी कोशिश करनी है, बट तुमको ये नहीं रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तुमको हमेशा पॉइंट्स याद रहेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, बात कर रहे थे एक बार केमिस्ट्री में तुम्हारा 17 मार्क के लिए तुमको केमिस्ट्री के यहाँ से चैप्टर्स देखने मिल जाएंगे। ठीक है,
और अगर हम बात करें विदाउट ऑप्शन तो 3, 6 एंड 12 मार्क्स के तुमको ये चैप्टर्स देखने मिल जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैंने फिजिक्स का भी नहीं दिखा, केमिस्ट्री का भी नहीं दिखा, पहले फिजिक्स का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 5, 4, 3, 2, 1। आई होप यहाँ पे ले लिया होगा। अब फिजिक्स का भी ले लो, 5, 4, 3, 2, 1। आई होप फिजिक्स और केमिस्ट्री का तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में 3 ही चैप्टर्स बचे थे तुम्हारे उसमें से, और यहाँ ये ऐसे चैप्टर्स है जिनको ज्यादा वेटेज के लिए नहीं पूछा जा रहा, बट इनमें से बायनोमियल थ्योरम तुम बोल सकते हो कि मीडियम लेवल डिफिकल्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग इजी है, एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जिन बच्चों को आता है कैलकुलस उनको इजी लगता है, जिनको नहीं आता वो डिफिकल्ट लगता है। सो इट इज अ वेरिएबल थिंग, तुमको अगर आता है तो तुमको इजी लगेगा, नहीं आता है तो डिफिकल्ट लगेगा। इनपुट अगर बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग में कम इनपुट पर तुमको ठीक ठाक मार्क्स देखने मिल जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर तुमको कैलकुलस आता है तो तुमको बहुत ज्यादा इनपुट नहीं डालना पड़ता, बट अगर तुमको नहीं आता तो तुमको ऑब्वियसली बहुत इनपुट डालना पड़ेगा, तो फिर वो वर्थ इट नहीं रहता। बायनोमियल थ्योरम अगेन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर तुमको समझ आ रही हैं चीजें तो इन चैप्टर्स को तुमको लास्ट में ही पढ़ना है। ट्राई करो कि इनको लास्ट में फोकस करो। अगर तुम प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 में तुमने अगर मैथ्स में कैलकुलस वगैरह छोड़ दिया, सो तुम लीनियर प्रोग्रामिंग, बायनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चैप्टर्स करके जा सकते हो इन योर एग्जामिनेशन। यहाँ से तुमको 13 मार्क्स के लिए देखने मिल जाता है। अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका भी एक बार ले लो, 5, 4, 3, 2, 1। आई होप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया होगा। अब बात कर लेते हैं डूज एंड डोंट्स बाय दी स्टूडेंट्स जो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, जिनका प्रिपरेशन लेवल एकदम इतना अच्छा हो चुका है। सो वो कौन से मिस्टेक्स करते हैं, वो कौन सी रेपिटेटिव मिस्टेक्स है जो मैंने एनालाइज किए पिछले 3 सालों में। जिन बच्चों का प्रिपरेशन जो प्रायोरिटी 3 तक पहुंच गए वो बच्चे कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला, या तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। कि या उसमें 2 कैटेगरी बच्चों की होती है, कि एक होते हैं जिन्होंने सब ढंग से पढ़ा हुआ है तो दे कैन गेट ओवर कॉन्फिडेंट, और एक कैटेगरी होती है जिन्होंने सब ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। उनको बेसिक चीजें सब याद होती हैं कि ये चैप्टर में क्या है, कैसे है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड वो सब उनको याद होगा, बट उनको एग्जैक्टली एग्जाम में कैसे लिखना है, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं भूलता जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ भूलता जा रहा हूँ। इसका एक ही सोल्यूशन है, रिविजन। एंड अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो तो तुम स्टार्ट कर दो जेई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना। अपने आप तुमको समझ जाएगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, तो इसके लिए बोर्ड साथ में थोड़ा ढंग से कर लेंगे, ठीक है। सो ये ओवर कॉन्फिडेंस की, अगर तुम दिसंबर में ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए या जनवरी में भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए ना कि तुमको तो सब आता है, सब हो जाएगा, तो देयर आर चांसेस कि तुमने अगर प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छे परसेंटेज निकाले हो अपने कॉलेज में, तो तुम बोर्ड्स में जाके थोड़ा मैसअप कर सकते हो। और अगर तुम स्ट्रेस ले रहे हो तो तुम ऑब्वियसली देयर आर हाई चांसेस कि तुम थोड़ा मैसअप कर सकते हो, बट अगर तुम पॉजिटिव स्ट्रेस ले रहे हो जिसकी वजह से तुम मोटिवेट हो रहे हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, दैट इज गुड स्ट्रेस। तो तुमको ये याद रखना है कि तुमको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और नेगेटिव स्ट्रेस से दूर रहना है। कंसिस्टेंसी तुमको भी बना के रखनी है। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कम से कम 6-8 घंटा पढ़ना चाहिए बच्चों को। तुम तुम्हारा अगर इतना प्रिपरेशन हो चुका है, आई वुड हाईली 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 सजेस्ट कि तुम थोड़ा सीईटी, जेई जिसके लिए भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो उनके क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते करते 6 से 8 घंटे तुम भी पढ़ाई करने की कोशिश करो, सो दैट तुमको जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, या फिर अगर तुम पीसीएमबी वाले हो तो तुमको अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो वो कॉलेजेस के लिए तुम्हारी जो पाथ है वो थोड़ा ईजी हो जाए इन अपकमिंग एग्जाम्स। ऑल्सो तुम अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही नहीं, किसी भी एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम कहीं के लिए भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुम इंजीनियरिंग में ही आके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं कि ये जहाँ जिसका मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसका लेवल क्या होता है। तुमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये मिस्टेक मत कर लेना कि अरे मुझे तो सब आता है, मुझे तो पीवाईक्यूज देखने की जरूरत है ही नहीं। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तुम सॉल्व भी कर सकते हो पीवाईक्यूज अगर तुम्हारे सारे चैप्टर्स हो चुके हैं तो, ठीक है। एंड रिविजन करते रहना, ठीक है, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका जो प्रायोरिटी 3 तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद अगर तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तुम वहां ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा। अगर तुमको कनेक्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे डाउट, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या अगर तुम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, तुमको कहीं नहीं बात करनी, तो तुम इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हो। ट्विटर आईडी या एक्स आईडी भी लिखा है और लिंक्डइन भी लिखा है, तो यू कैन कनेक्ट एट एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। बट ये है कि पढ़ाई करते रहना है, मोटिवेशन लूज नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के कुछ महीने बचे हैं,
तुम अगर सीईटी या जेई तक भी पकड़ लो तो मई जून तक सब खत्म हो जाएगा। सो तुम्हारे पास अभी 5-6 महीने हैं, ढंग से प्रिपेयर करो, अच्छे से हो जाएंगे सारे एग्जाम, उसके बाद तुम चिल कर सकते हो 2-3 महीना। सो ऑन दैट नोट, फिनिशिंग ऑफ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।